नमस्कार दोस्तों, सभी का एक बार फिर से स्वागत है चैनल में। तो हम लोग अब बद्रीनाथ जी के लिए निकल गए हैं। इस समय लगभग 9 बजने वाले हैं और 1.5 घंटे का रास्ता रहता है। राइट में आगे से लेफ्ट रहेगा। वन वे का रखा है ना इस समय ये रास्ता। जनरली वैसे यही जो अभी यहाँ पर से जो मेन जोशीमठ हाईवे है वही रहता है, लेकिन इस समय ज़्यादा भीड़ की वजह से रास्ते को वन वे कर रखा है, तो हमको पूरा घूम के जाना पड़ेगा यहाँ पर से। यहाँ से लेफ्ट। हाँ, जोशीमठ के अपर वाले हिस्से में तो उतनी ज़्यादा अभी प्रॉब्लम आई नहीं है, जो बीच में आप लोगों ने न्यूज़ में देखा होगा। पर नीचे को हैं यहाँ पर वो क्रैक्स, जो जहाँ से ओली की रोपवे रहती थी, फॉल्ट लाइन लगभग उसी के आसपास है। तो उन जगहों पे तो काफ़ी ज़्यादा डैमेजेस हुए हैं, काफ़ी बड़े बड़े क्रैक्स भी आए हैं लोगों के घरों में। तो जैसा कि आप लोगों ने पिछले ब्लॉग में देखा था कि हम लोगों ने नरसिंह मंदिर और ज्योतिर्मठ के दर्शन करे और अब हम लोग बद्रीनाथ जी के दर्शन के लिए निकल गए हैं। और हम लोगों ने अपनी गाड़ी ऊपर जो नगर पालिका की पार्किंग है वहीं पर को लगाई थी। वहाँ से ये सिर्फ 300 मीटर की दूरी पर ही है मंदिर। लोगों ने यहाँ पर को भी गाड़ियाँ तो लगा रखी हैं, पर यहाँ पर को थोड़ा पार्किंग की प्रॉब्लम ही है, इसलिए मेरे को तो ऊपर जो नगर पालिका की पार्किंग है वही सही लगी। आप लोग वहाँ गाड़ी खड़ी करके आराम से मंदिरों के दर्शन कर सकते हैं। ये वन वे है यहाँ पर से, और ये यहाँ से बद्रीनाथ 44 किलोमीटर्स है। अब हम सीधे यहाँ से बद्रीनाथ के लिए निकल रहे हैं। बद्रीनाथ पूरा वन वे है क्या? नहीं क्यों है वन वे? ऊपर से था ना वन वे। तो मजा आ गया यार, तो गुस्सा हो गया था एकदम। कितना प्यारा रास्ता है ये, बहुत ही बढ़िया लग रहा है। इस समय सुबह का टाइम है, हल्की हल्की धूप है। वैसे इतना ज़्यादा कोई ठंडा हो नहीं रखा है बद्रीनाथ की तरफ। तो इस समय हमने अब ये जोशीमठ को लगभग क्रॉस ही कर लिया है और हम लोग अब विष्णुप्रयाग के आसपास पहुंच चुके हैं। और यहाँ पर को जो विष्णुप्रयाग है, यहाँ पर को धौलीगंगा और अलकनंदा का संगम होता है। और इस जगह से बद्रीनाथ लगभग 35 किलोमीटर की दूरी पर है। तो मुझे लग रहा है कि हम लोग बद्रीनाथ 1 से 1.5 घंटे के अंदर पहुँच जाएंगे, अगर जाम वगैरह नहीं मिला। बाकी जो भी अपडेट्स आगे रहेंगी वो आपको मैं व्लॉग में देते रहूँगा। और रोड्स वगैरह काफ़ी अच्छी तरह मेंटेन करी गई हैं। कुछ जगहों पे हल्का फुल्के पैचेस में ख़राब है, पर काफ़ी हद तक रोड्स बहुत ज़्यादा खूबसूरत हैं और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत जो नज़ारे हैं वो स्टार्ट हो गए हैं। अगर कोई दोस्त सीधे हरिद्वार से बद्रीनाथ धाम आके दर्शन करना चाहता है तो ये एक दिन में तो थोड़ा हेक्टिक हो जाएगा, क्योंकि लगभग 300 प्लस किलोमीटर हैं और यहाँ पर को पहुँच के भीड़ भी रहती है, तो एक दिन में तो थोड़ा कठिन हो जाएगा। इसलिए मैं जो अपनी राय दूंगा वो तो ये रहेगी कि आप लोग अपना रहने की व्यवस्था या तो जोशीमठ में कर लें या गोविंद घाट में कर लें। अगर आप लोग टाइम से बद्रीनाथ धाम ही पहुँच गए हैं तो वहाँ पर को भी होटल्स वगैरह हैं, आप लोग वहाँ पर को भी रुक सकते हैं। मैं आप लोगों के साथ एक चीज़ और शेयर करना चाहूँगा कि लोग इस तरीके से गाड़ियाँ लगा के यहाँ पर को फ़ोटो वगैरह खींचते हैं, तो ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है, क्योंकि इसकी वजह से थोड़ा केओस भी क्रिएट होता है और दूसरा ये सेफ भी नहीं है, क्योंकि ये एरिया लैंडस्लाइड एरिया के अंदर आता है और यहाँ पर को कभी भी लैंडस्लाइड वगैरह हो सकते हैं, तो वो भी एक ख़तरा है। और दूसरा यहाँ पर को एक प्रॉब्लम ये है कि ट्रैफिक काफ़ी ज़्यादा रहता है। अब अगर आप इस तरीके से कहीं पर वो गाड़ी लगा दे रहे हैं तो ट्रैफिक जाम की प्रॉब्लम भी हो जाती है। आप लोग देख सकते हैं ये किस तरीके से यहाँ पर को पहाड़ है और कितने बड़े बड़े बोल्डर आ सकते हैं यहाँ पर को। तो इस चीज़ को ध्यान में रख के आप लोग बस रास्ते को एंजॉय करते हुए बद्रीनाथ धाम तक जाएं। वैसे अगर आप लोग 4 धाम यात्रा पर निकले हैं तो बद्रीनाथ आप लोगों के लिए सबसे लास्ट ही रहेगा, क्योंकि लोग केदारनाथ के बाद ही बद्रीनाथ को आते हैं। और उसमें अगर आप लोगों ने केदारनाथ धाम से सुबह सुबह टाइम से चले हैं तो आप लोग उस दिन बद्रीनाथ धाम पहुंच के बद्रीनाथ जी के दर्शन कर सकते हैं, पर वापस होना थोड़ा कठिन हो जाएगा,
तो एक दिन आप लोगों को फिर भी यहाँ पर को रुकना ही पड़ेगा। तो जो जगह हैं उनमें बद्रीनाथ हो गया, गोविंद घाट हो गया, जोशीमठ हो गया, चमोली हो गया, आप इन जगहों पे रुक सकते हैं। वैसे आपको पूरे रास्ते में लगभग रोडें काफ़ी हद तक अच्छी ही मिलेंगी और कुछ जगहों पे लैंडस्लाइड की प्रॉब्लम रहती है, जिसकी वजह से थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होती है। पर यहाँ पर को गवर्नमेंट ने एक चीज़ अच्छी करी हुई है कि कुछ पुलिस वालों को इस तरीके से लगा रखा है कि जब एक तरफ से आधी गाड़ियाँ निकल जा रही है तो वो दूसरी तरफ से आधी गाड़ियों को फिर एंट्री दे रहे हैं, जिसकी वजह से जाम वगैरह इतना ज़्यादा तो नहीं हो रहा है। तो इस समय हम लोग अभी गोविंद घाट पहुंच गए हैं। इसी जगह से 3 जगहों को रास्ता जाता है। एक तो हो गया आपका बद्रीनाथ धाम के लिए, एक हो गया हेमकुंड साहिब के लिए, और अगर किसी को वैली ऑफ फ्लावर्स जाना है तो वो भी यहीं पर से जाना पड़ता है। यहाँ से घांगरिया करके एक जगह होती है, वहाँ जाके उसके आगे से आपका ट्रैक रहता है फूलों की घाटी के लिए। गोविंद घाट के बाद आप लोगों को बर्फ़ के पहाड़ दिखने स्टार्ट हो जाएंगे और ये जो रास्ता है बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है और यहाँ पर को ड्राइव करना इतना कठिन भी नहीं है क्योंकि रोड्स भी काफ़ी चौड़ी हैं और दूसरा रास्ता भी लगभग प्लेन टाइप का ही है, इतने ज़्यादा मोड़ वगैरह नहीं है यहाँ पर को। तो जिन लोगों को वॉमिटिंग वगैरह की प्रॉब्लम होती है उन लोगों के लिए भी ये रास्ता इतना कठिन नहीं है। यहाँ पे आप लोग बहुत आसानी से बद्रीनाथ धाम तक पहुँच सकते हैं और बद्रीनाथ धाम में भी दर्शन करने के लिए बहुत ज़्यादा चलना नहीं पड़ता है। आप जहाँ पे गाड़ी खड़ी करेंगे उसके बाद लगभग 1-8 किलोमीटर के आसपास ही पैदल चलना होता है और मंदिर तक ही आसानी से पैदल आप लोग बड़ी इजीली दर्शन के लिए जा सकते हैं। जो भी लोग बद्री विशाल भगवान के दर्शन के लिए आना चाहते हैं, मैं उन लोगों को ये एडवाइस दूंगा कि आप लोग अपनी बुकिंग्स वगैरह ऑनलाइन पहले ही कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर को ऑन द स्पॉट थोड़ा महंगा हो जाता है और क्या पता आपको रूम वगैरह ना भी मिले, क्योंकि भीड़ की वजह से कई बार रूम्स वगैरह अवेलेबल नहीं होते हैं। लगभग 11 बजे के आसपास हम लोग बद्रीनाथ धाम पहुँच गए हैं और हमको लगभग 2 घंटे का समय लगा यहाँ पर पहुँचने में। आप लोग देखिए कितना खूबसूरत नज़ारा देखने को मिल रहा है और यहाँ पर को ये जो आप देख रहे हैं ये यहाँ पर को पार्किंग की फ़ीस वगैरह ली जा रही है, तो इसको देने के बाद ही आगे एंट्री रहती है यहाँ पर को। जैसा कि इस समय 4 धाम यात्रा का समय चल रहा है तो यहाँ पर को रजिस्ट्रेशन वगैरह भी चेक होते हैं, जो कि हम लोग ऑनलाइन स्लॉट लेते हैं, तो वो अभी आप लोग पहले ही निकाल लीजिए तो आप लोगों को बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। नहीं तो फिर यहाँ पर को रोक के आप लोगों को ऑन द स्पॉट ही रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, जिसमें टाइम लगता है। तो मैं तो आप लोगों को कहूँगा कि आप लोग पहले से ही सब कुछ बुकिंग वगैरह करके यहाँ पर को आएँ। तो इस समय हम लोग बद्रीनाथ पर पहुँच चुके हैं और गाड़ी वगैरह पार करने के बाद हम लोग अब आगे दर्शन के लिए जा रहे हैं। देखिए यहाँ पर को कितना बढ़िया ये व्यू आ रखा है और ये देखिए ऊपर हर जगह बर्फ़ ही बर्फ़ है यहाँ पर को और भीड़ है, ठीक ठाक भीड़ है इस समय यहाँ पर को। ये देखिए ये व्यू देखिए। चलिए अब आप लोगों को आगे के दर्शन करवाता हूँ। तो जैसा कि आप लोगों ने पिछले कुछ टाइम से न्यूज़ में भी सुना होगा कि बद्रीनाथ धाम में मास्टर प्लान चल रहा है, जिसमें एक बहुत ही भव्य कॉरिडोर का निर्माण होना है और इसकी वजह से यहाँ पर को जो एग्जिस्टिंग मकान और दुकानें थी उनको हटा के यहाँ पर को कंस्ट्रक्शन फुल फ्लो में चल रहा है और बहुत ही जल्दी आपको एक बहुत ही भव्य कॉरिडोर को देखने का मौका मिलेगा यहाँ पर को। और बस यहाँ पर से देखिए ये बद्रीनाथ मंदिर को जाने के लिए रास्ता है और यहाँ पर को आपको होटल्स, छोटे छोटे धर्मशालाएं और रेस्टोरेंट बहुत इजीली मिल जाएंगे। काफ़ी ज़्यादा मात्रा में यहाँ पर को ये चीज़ें हैं और यहाँ पर को जो हमने रेट्स वगैरह पता करे वो इस समय क्योंकि पीक सीज़न चल रहा है तो 2 लोगों के लिए मिनिमम 2 से 2,500 रुपये का कमरा है और वो भी बहुत ऐसा कि नॉर्मल से जो कमरे होते हैं वही हैं और रेट काफ़ी ज़्यादा हाई भी हो जा रहे हैं। इसलिए आप लोग मेरी माने तो पहले से ही ऑनलाइन बुकिंग वगैरह करके आए यहाँ पर को, और हो सके तो जो गढ़वाल मंडल विकास निगम के अपने रेस्ट हाउस रहते हैं आप लोग उसको बुक करिए।
उसमें फैसिलिटीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी रहती हैं। ये बद्रीनाथ की बाज़ार है और हम लोग बस बद्रीनाथ के मेन एंट्री पॉइंट पे पहुंच ही गए हैं। ओम नमो नारायण, जय हो बद्री विशाल की। देखिए कितना ज़्यादा खूबसूरत नज़ारा देखने को मिल रहा है यहाँ पर से। अपना तो क्या है माता। तो ये बद्रीनाथ धाम का बस मेन एंट्री पॉइंट है। ये पुल पार करके ही आप लोग बस बद्रीनाथ धाम के दर्शन कर सकते हैं। नीचे अलकनंदा नदी बह रही है और देखिए यहाँ पर को जो मैं अभी आपको मास्टर प्लान के बारे में बता रहा था, वो काम फुल फ्लैश तरीके से चल रहा है और मंदिर के 75 मीटर दोनों तरफ को उस मास्टर प्लान के तहत एक बहुत ही बड़े कॉरिडोर का निर्माण होना है और उसमें 5000 यात्रियों को एक साथ दर्शन कराने के लिए और उनके रुकने के लिए व्यवस्था की जाएगी। और मास्टर प्लान तैयार होने के बाद कुछ इस तरह का दिखेगा ये मंदिर का जो कॉम्प्लेक्स है। अगर आप लोग दिन के समय पे यहाँ पे दर्शन करने के लिए आ रहे हैं तो आपको 2 से 3 घंटे के आसपास लाइन में लगना पड़ सकता है, क्योंकि चारधाम यात्रा के कारण यहाँ पर को इस समय काफ़ी भीड़ हो रही है। और अगर आप लोग चाहें तो सुबह जल्दी उठ के जो यहाँ पर को तप्त कुंड है वहाँ पर को स्नान करके टाइम से लाइन में लग के आप लोग 1-8 घंटे में दर्शन कर सकते हैं। हमको यहाँ पर को एक शोभा यात्रा भी देखने को मिली। तो इन लोगों ने पहले अपने साथ जो डोली है उसको बद्री विशाल के दर्शन करवाए और उसके बाद अपने जहाँ पर को जाना था उस जगह को चल दिए। तो अब हम लोग भी तप्त कुंड में जाके स्नान करके बद्री विशाल के दर्शन के लिए जाएंगे। तो आप लोगों को लेके चलते हैं तप्त कुंड की तरफ को। इस तप्त कुंड के धार्मिक महत्व के अलावा बहुत ज़्यादा मेडिसिनल फ़ायदे भी बताए जाते हैं और माना जाता है कि इसमें स्नान करने के बाद आपकी जो शरीर की बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं वो दूर हो जाती हैं। तो चलिए अब आप लोगों को जो बद्री विशाल का मेन एंट्री पॉइंट है वहाँ पर के दर्शन करवाते हैं और आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर को कितनी ज़्यादा भीड़ हो रही है। अब बद्रीनाथ से जुड़ी जो कथा बहुत ज़्यादा प्रचलित है वो मैं आप लोगों को बताता हूँ कि एक बार जब भगवान विष्णु यहाँ पर को योग करने के लिए आए तो वो जब इस जगह पर को अपनी योग ध्यान मुद्रा में लीन थे तो बहुत ज़्यादा हिमपात हो गया था और ये चीज़ माता लक्ष्मी से देखी नहीं गई। तो उन्होंने यहीं पर को आकर बेर के पेड़ का रूप ले लिया था और इस जगह पर को बेर को बद्री कहा जाता है। तो जब भगवान विष्णु अपनी योग मुद्रा से जागे तो उन्होंने देखा कि माता लक्ष्मी पूरी तरीके से बर्फ़ में ढकी हुई है। तो उन्होंने माता लक्ष्मी को देखकर कहा कि तुमने भी मेरे बराबर ही तप किया है, तो इसलिए जिस तरह तुमने मेरी रक्षा एक बद्री वृक्ष के रूप में की तो इस जगह से मुझे बद्रीनाथ के नाम से जाना जाएगा। गर्भगृह के अंदर मोबाइल तो अलाउड नहीं है, इसलिए मैं आप लोगों को बताता हूँ कि अंदर एक 1 मीटर ऊंची शालिग्राम से निर्मित मूर्ति है और यहाँ पर को जो बद्रीनारायण हैं उनको तुलसी से चढ़ी हुई माला चढ़ाई जाती है। और माना जाता है कि इस मूर्ति को आदि शंकराचार्य ने 8वीं शताब्दी में यहीं पर जो नारद कुंड है उसमें से निकालकर इसको यहाँ पर स्थापित किया था। अभी हम मंदिर के दर्शन करके आ गए हैं और उसके बाद यहाँ पे भंडारे पे ये भोग मिल रहा हमको, तो अब इसको करते हैं और फिर बताते हैं आपको कि कैसा रहा हमारा एक्सपीरियंस। तो हम लोगों ने मंदिर में लगभग 12 बजे के बाद एंट्री की थी। तो उस समय यहाँ पर को भगवान बद्रीनारायण जी को भोग लगाया जा रहा था, जिसके कारण हमको आधा घंटा यहाँ पर को वेट करना पड़ा। पर उसके बाद हमको भी जो भगवान को भोग चढ़ता है उसको चखने का मौका मिला और बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट था। और अब यहाँ पर को जो और आसपास
मंदिर प्रांगण में और देवी देवताओं के मंदिर हैं, तो वो भी आप लोगों को दिखाता हूँ मैं। ये यहाँ पर को आदि शंकराचार्य की मूर्ति स्थापित की गई है। श्री बद्रीनारायण का ये जो मंदिर है, ये नर और नारायण जो पहाड़ है उनके बीच में है, और ये जो सामने आप देख रहे हैं ये नर पहाड़ है, और इसके मंदिर के उल्टी तरफ को जो पहाड़ है वो नारायण पहाड़ है। माना जाता है कि जो नर और नारायण थे वो धर्म के पुत्र थे, और इन्होंने ही क्रमशः अगले जन्म में अर्जुन तथा कृष्ण के रूप में जन्म लिया। अगर आप लोग टाइम निकाल के यहाँ पर को दर्शन करने के लिए आए हुए हैं, तो आप लोगों ने यहाँ से थोड़ी दूरी पर ही स्थित विष्णु पादुका है, लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर, वहाँ भी आप लोग जा सकते हैं। और यहीं पर को ब्रह्म कपाल करके एक जगह है, जहाँ पर को माना जाता है कि पांडवों ने अपने पितरों का पिंडदान किया था, और आज भी काफ़ी सारे तीर्थयात्री अपने पितरों की आत्मा की शांति के लिए इस जगह पर को पिंडदान करने के लिए आते हैं। बद्रीनाथ मंदिर साल के सिर्फ 6 महीने ही खुला रहता है, और अक्षय तृतीया के दिन इसके कपाट खोले जाते हैं और भैया दूज के दिन इसके कपाट बंद कर दिए जाते हैं। उसके बाद बद्रीनारायण की जो यहाँ से डोली है उसको जोशीमठ में स्थित नरसिंह मंदिर ले जाया जाता है, और 6 महीने के लिए वो वहीं पर को रहती हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों की जो बद्रीनाथ को लेके क्वेरीज़ थी वो काफ़ी हद तक इस व्लॉग को देख के दूर हो जाएंगी, और आप लोग प्लीज़ बताइएगा कि आपको ये व्लॉग कैसा लगा, और मेरे व्लॉगों को प्लीज़ लाइक शेयर और सपोर्ट ज़रूर करें। तो बद्री विशाल के दर्शन करने के बाद लगभग 1:30 बजे के आसपास हम लोग फिर माणा के लिए निकल गए, और रास्ते में हमको ये बहुत ही खूबसूरत नज़ारा देखने को मिला। और यहाँ पर से माणा लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर है, और आप आसानी से अपनी गाड़ी या फिर यहाँ पर कोई लोकल टैक्सियाँ चलती हैं उसकी मदद से वहाँ तक जा सकते हैं। और अगला ब्लॉग जो रहेगा वो माणा और आसपास की जो जगह हैं वो सब आपको दिखाऊंगा मैं, और वो बहुत ही ज़्यादा सरप्राइजिंग एक जगह है यहाँ पर को, वसुधारा फॉल करके उसका नाम है। आप वो ब्लॉग बिल्कुल मिस मत करिएगा, वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत जगह है। तो हम लोग इस समय अब जो भारत का पहला गांव है माणा, वहाँ पर को पहुँच चुके हैं, और इसका ब्लॉग मैं जल्दी अपलोड करूँगा। तब तक के लिए बाय, जल्दी मिलते हैं।